सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दिल्ली में नवगठित सरकार के विकास के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। भाजपा की पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लगभग 26 साल के बाद भाजपा की सत्ता में दोबारा से वापसी हुई है। गुप्ता के साथ साथ उनके 6 और साथियों को भी शपथ दिलाई गई है। आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हुआ। गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं और शालीमार बाग से पहली बार जीतकर वो मुख्यमंत्री पद पर आए हैं। अब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। बात यह है अब डिलीवरेबल्स की कि आगे जो वादा किया गया है उसे कैसे पूरा किया जाए। सबसे पहले यमुना का जो प्रदूषण का जो मुद्दा है वो एक लीगेसी इशू है, काफी समय से चला आ रहा है। आपको लगता है अदिति जी कितना महत्वपूर्ण है ये मुद्दा और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट की क्या प्राथमिकता रहेगी? जो यमुना की पोल्यूशन का मुद्दा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि लेगेसी इशू है और हर सरकार इस चैलेंज से जूझती आई है। कोई पहली बार ये चैलेंज नहीं है, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 साल से थोड़ी ज्यादा रही, तो जाहिर सी बात है कि उनसे उम्मीद थी कि वो इसको साफ करेंगे, क्योंकि उनके तीनों मैनिफेस्टोज में 2013, 15 और 20 में यमुना की क्लीनिंग एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्रायोरिटी थी, जैसे कि होनी भी चाहिए थी। तो अब वो नहीं हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली इलेक्शन जो ये हुआ उसमें भी यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आई। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा सरकार पर इल्जाम लगाए कि यमुना की पोल्यूशन को लेके कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी वजह से पानी पीने लायक नहीं है, और वो एक जहरीला पदार्थ करके उन्होंने बोला, जिसकी वजह से उनको काफी हद तक बैकलैश फेस करना पड़ा, क्योंकि भाजपा ने उसका बहुत डटकर जवाब दिया। और वही नहीं, सोनीपत के कोर्ट में केस भी इस पर दायर हुआ और अरविंद केजरीवाल जी की इनफैक्ट सुनवाई भी थी फरवरी 17 को, पर वो नहीं गए। तो कहने का मतलब है कि अब भाजपा सरकार की पहली प्रायोरिटी, जितने भी मंत्री हमने आज देखे शपथ ग्रहण के बाद, जिन जिन से बात की गई उन सब ने ये कहा कि यमुना जी की क्लीनिंग सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्राथमिकता रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है अब कि ये काम शुरू करना मुश्किल इसलिए नहीं होगा भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया था और एलजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। वो क्योंकि एलजी और अरविंद केजरीवाल की बनती नहीं थी, केजरीवाल सरकार ने एलजी की अध्यक्षता को चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा प्रोसेस ठप हो गया था। अदरवाइज काम शुरू हुआ था। आई थिंक 6 महीने उस पर काम भी चला, लेकिन उसके बाद ठप हो गया। अब क्योंकि समन्वय रहेगा एलजी और सरकार में, तो उसको वहीं से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पिक अप द थ्रेड्स, तो वही शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो काम आधा हुआ है, उसको आगे ले जाने की बात है। हम और मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं रेखा गुप्ता जी को उनके शपथ ग्रहण समारोह में। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। अदिति जी, आपने यमुना प्रदूषण के बारे में बताया, और जब हम यमुना जी के प्रदूषण के बारे में बात करते हैं तब एक स्वच्छ पेयजल का भी मुद्दा आता है। दिल्ली की जनता को खास तौर से गर्मी के मौसम में एक स्वच्छ पेयजल देना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। यमुना का जो जल स्तर रहता है वो भी काफी कम हो जाता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाता है। आपको लगता है कि इस सरकार की प्राथमिकता दिल्ली वासियों को एक स्वच्छ पेयजल भी प्रदान करना रहेगी? बिल्कुल। यमुना जी की जो क्लीनिंग की आपने बात छेड़ी है, उससे ये इंट्रिंसिकली लिंक्ड है पेयजल की शुद्धता का मुद्दा, क्योंकि एक मेन जो रिवर सोर्स है और वाटर सोर्स है अपना दिल्ली का, वो यमुना जी का पानी है। तो इसमें हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि यमुना जी की पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है।
मुझे नहीं लगता बहुत लोग जानते हैं, पर यमुना जी की 70% प्रदूषण का सोर्स नजफगढ़ ड्रेन है और उस ड्रेन की क्लीनिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये रिवर साफ नहीं हो सकती। तो एक साइड पे ये काम चलेगा, दूसरी साइड पे जैसा कि आपने कहा कि एक शुद्ध पानी का जब आप इंश्योर कर लेंगे शुद्ध पानी की सप्लाई, तो उसकी डिलीवरी का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं हमारी दिल्ली के, जैसे आउटर दिल्ली में आपने सुना होगा, बहुत सालों से चर्चा रहती है कि टैंकर माफिया ऑपरेट करता है, उनके ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिंक्स रहते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि सरकारी पानी की सप्लाई हो। कुछ हद तक इसमें काम हुआ है, लेकिन उसी काम को आगे ले जाना भाजपा की बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और मुझे नहीं लगता मुश्किल आएगी भाजपा सरकार को, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच बहुत साल तक समन्वय ना बन पाने की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए, क्योंकि ज्यादातर आम आदमी पार्टी सोल्यूशन ओरिएंटेड वो ज्यादा नहीं रहे। तो अब वो सब नहीं है, अब एक जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन का इशू नहीं है, अब तो काम करने की बात है। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो एक पराली का मुद्दा भी बहुत प्रमुखता से आता है। हम सब दिल्ली वासी ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण से बहुत परेशान रहते हैं। पिछली सरकारें ब्लेम गेम में आती रहीं। आपको लगता है कि इस बार दिल्ली सरकार की क्या प्राथमिकता होगी इस चुनौती से निपटने की? ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि ये इशू दिल्ली की साख से जुड़ा है, ना सिर्फ लोगों की हेल्थ से जुड़ा है जो बड़ा मुद्दा है, उससे भी ज्यादा क्योंकि नेशनल कैपिटल है, पूरी दुनिया में संदेश गलत जाता है कि आप आज तक एयर पोल्यूशन को डील नहीं कर पाए। अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं दिल्ली में? 2 कारण हैं, एक इंटरनल एयर पोल्यूशन है, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जो पराली का आपने जिक्र किया, स्टबल जिसे हम कहते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर का हिस्सा है, जिसपे दिल्ली सरकार या एलजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आता है। उत्तर प्रदेश में किसान क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता तो अक्सर जला देते हैं पराली की, और फिर वो जो प्रदूषण पैदा होता है, और वही प्रॉब्लम राजस्थान से आती है, हरियाणा और पंजाब, ये 4 स्टेट्स हैं जहां से स्टबल बर्निंग का सबसे बड़ा इशू एमिनेट होता है। अब जहां तक कि हमने सुना है, एलजी ने तमाम सरकारों के साथ समन्वय करके चिट्ठियां लिख के बहुत बार इस इशू को जागरूकता का एक मुद्दा बना के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के लेवल पर काफी हद तक सॉल्यूशंस हुई हैं। पंजाब को लेके अभी और काम होना बाकी है, क्योंकि डेटा ऐसा आया है, एविडेंस ऐसी आई है कि काफी जो स्टबल बर्निंग है उसका बहुत सारा हिस्सा पंजाब से आ रहा है। तो आई एम श्योर कि अब क्योंकि सरकार नई बनी है तो अब सरकार एलजी के थ्रू मीटिंग्स कॉल करेगी चीफ मिनिस्टर्स की और स्टबल बर्निंग के इशू को बहुत प्रायोरिटी पे लेगी। पर उसके लिए देखिए अश्विनी, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको किसानों की मदद करनी होगी, क्योंकि किसान हैंड टू माउथ होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पराली को कॉस्ट इफेक्टिव और नॉन पोल्यूशन वे से जला सकें। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसके लिए आप कितना उनको सब्सिडाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है पंजाब सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या आप हमको बजट दे सकते हैं थोड़ा और, तो वो जब सरकारें बैठ के बात होंगी तो आई एम श्योर समाधान निकलेगा। दिल्ली में एक अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवा देना भी काफी बड़ा मुद्दा रहता है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण इसकी स्वास्थ्य सेवाओं पे एक अलग तरीके का प्रेशर रहता है। काफी सारे लोग यहाँ पे अच्छे इलाज की भावना से यहाँ पर आते हैं। आपको लगता है कि सरकार को एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम लाने की तरफ भी प्रयास करना चाहिए या वो करेंगी? इसमें सबसे जो पहले सरकार करेगी, जो हमारी जानकारी में भी है और सरकार ने बोला भी है, आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश में लागू है वो 3 प्रदेशों में अभी लागू नहीं है, जिसमें से दिल्ली एक था, तेलंगाना दूसरा है और वेस्ट बंगाल तीसरा है। ये सब ऐसी स्टेट्स हैं जहां नॉन बीजेपी की सरकारें पहले थीं। जैसे अब दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आज आ गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली कैबिनेट में ये निर्णय होगा कि आयुष्मान भारत स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो इसमें लागू की जाएगी दिल्ली में। और जो मोहल्ला क्लिनिक्स एग्जिस्ट करते हैं शायद उन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो सके। वो एक कमेटी बैठेगी, आई एम श्योर वो देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक्स की क्या कैपेसिटी है, क्या उन्हीं को आरोग्य मंदिरों में तब्दील किया जा सकता है। आरोग्य मंदिर आप जानते होंगे हेल्थ और वेलनेस सेंटर कहते हैं आयुष्मान भारत के तहत, जहाँ की नेबरहुड के जो लोग हैं वो जाके स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो कई महिलाओं में ये भी आस है कि महिला एम्पावरमेंट पे या महिला सशक्तिकरण पे अब काम होगा। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? मेरी नज़र में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, सारी नज़रें लगी होंगी महिलाओं की इस वक्त दिल्ली सरकार पे, वो तो इसी बात को लेकर लगी होंगी कि जो 2500 रुपए का वादा किया है प्रधानमंत्री ने खुद किया है कितनी रैलीज में कि इंटरनेशनल विमेंस डे जो मार्च 8 है उस दिन तक महिलाओं के खातों में 2500 की पहली किश्त पहुंच जाएगी। तो अब जो दिल्ली सरकार
बार जैसे ही कैबिनेट बैठती है आज शाम को, मुझे लगता है हमें कुछ ना कुछ इस पर भी सुनने को मिलेगा। आयुष्मान भारत पर जरूर सुनने को मिलेगा, कुछ यमुना जी की क्लीनिंग पे सुनने को मिलेगा, और तीसरा 2500 रुपए जो महिलाओं को वादा किया है उस पे। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव विमेन एम्पावरमेंट का बहुत छोटा हिस्सा होता है। जो बड़ा हिस्सा होता है वो होता है कि महिलाओं को आप एम्पावर कैसे करो कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्यों किसी को भी फ्रीबीज की जरूरत ही पड़े। तो वेलफेयर स्टेट का काम है कि जब तक लोग सशक्त ना हो जाएं तब तक उनको हैंड होल्ड करिए। तो वेलफेयर ओरिएंटेड फ्रीबीज का जो ये चलन चला है वो तब तक सही है जब तक आप किसी को, पर मुद्दा जो है फ्रीबीज का, जो मंशा है फ्रीबीज की, वो ये तो होनी चाहिए कि आप उनको हैंड होल्ड करिए, उनको ऐसा एक एटमॉस्फेयर दीजिए जिसमें वो फाइनली जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। हम और मुद्दे और प्राथमिकताओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आकाशवाणी संवाददाता अनुपम मिश्र को। रामलीला मैदान में आज के समारोह का मुख्य आकर्षण फिर एक बार महिला मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करना था। जबकि राजधानी ने पहले 3 महिला मुख्यमंत्री देखे हैं, रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला नेतृत्व वाली विकास दृष्टि को दर्शाता है। शहर में एक ऐसी सरकार बनी है जिसका नेतृत्व एक महिला कर रही है और मंत्रिमंडल में कई समुदायों का प्रतिनिधित्व है। भाजपा कार्यकर्ताओं में आज भारी उत्साह देखने को मिला क्योंकि 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई है। शहर में रेखा गुप्ता सरकार की प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं को 2500 रुपए देने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अटल कैंटीन खोलने और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए करने जैसे कई वादे किए हैं। इसमें पुरानी योजनाओं को जारी रखने और उसमें और बेहतरी लाने का भी वादा किया गया है। अब सबकी निगाहें कैबिनेट बैठक पर हैं, जहां कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अदिति जी, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस चुनाव के अभियान में, जब चुनाव के लिए पोल कैंपेनिंग चल रही थी, काफी सुनने को मिला। आम आदमी पार्टी, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जन्म ही जब एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था, जन लोकपाल बिल को लेके, उसमें हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें तो हाल ही में इनके कुछ शीर्ष नेताओं पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे और कुछ नेताओं को जेल में भी जाना पड़ा। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार एक स्वच्छ और करप्शन फ्री एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस देने के लिए भी सतत प्रयास करेगी? अभी तक जो हम देखते आए हैं ट्रेंड्स यही हैं कि स्वस्थ और साफ सरकारें जहां जहां आई हैं, जिन जिन प्रदेशों में भी आई हैं, लोगों ने उन्हीं सरकारों को दोबारा मौका दिया है। आप देखिए बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां बार बार एक सरकार आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि लोग उनके काम से लार्जली खुश रहते हैं। तो जो करप्शन का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा नजर में रहेगा लोगों की, क्योंकि जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आम आदमी पार्टी जो चुनाव हारी उसमें बहुत बड़ा रोल शीश महल कंट्रोवर्सी का रहा। बहुत बड़ा रोल इस बात का रहा कि जो पार्टी कट्टर ईमानदार अपने आप को बताती रही, ये कहती रही कि हम एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हैं, उनके तमाम शीर्ष नेता जेल में थे और बेल पर बाहर थे। केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन को तो राष्ट्रपति ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी दे दी है, आई थिंक कल की ही बात है, कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो जाहिर सी बात है कि अब लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो नया प्रशासन आया है वो काम पे फोकस करे और दिल्ली को कैसे बड़ा बनाना है। जैसे रेखा गुप्ता जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, कल उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था कि हम इस सिटी को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनमें एक जोश है और एक असाधारण सी कार्यकर्ता हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, जिसको कहते हैं कि अप द लैडर, रैंक इनसाइडर हैं और यहाँ तक पहुंची हैं। तो रेखा गुप्ता जी को देखकर बहुत सी मिडिल क्लास औरतों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि कल को शायद वो भी इस पोजीशन पर आ सकती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लेकिन उन पर दारोमदार और जिम्मेदारी बहुत है। दिल्ली की जब हम बात करें तो आम लोगों से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, वो है साफ सफाई का। अब भाजपा की सरकार है तो आपको लगता है कि इस साफ सफाई के मुद्दे पर भी एक अच्छा समन्वय होगा और साफ सुथरी दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो इस इशू पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम खाली सरकार का नहीं होता।
खासकर जब हम स्वच्छता की बात करें तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। हम अपना कितना रोल निभाते हैं अपने शहर को क्लीन करने के लिए। जाहिर सी बात है कि स्वच्छता अभियान सरकार चलाएगी, पर उसमें सिटीजन्स का भी रोल होना चाहिए। जी, आपने बहुत ठीक कहा अदिति जी। आपने हमें दिल्ली सरकार के रोड मैप के बारे में बहुत विस्तार से बताया। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली में नवगठित सरकार के विकास के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। सुर्खियों में